ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। तो बच्चों, इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा है तो जो भी आपने क्लासेस कंप्लीट की है वहाँ पर हम लोगों ने ना 14.1 किया था। 14.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन निकाला जाता है, अलग अलग साल में कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्किंग कैसे होता है। वो सारा डिटेल्स हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसके पहले वाले एक्सरसाइज, दैट इज 14.1। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं 11th में कि जैसे मैं ऑफलाइन में या ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं सब बोलते हैं कि सर ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, स्पेसिफिकली 14.1 14.2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आप रटने की कोशिश करते हो, आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो मैंने जो 14.1 पढ़ाया था बच्चों, उसमें ना टाइम लाइन मेथड बोलते हैं, जो टाइम लाइन बना बना के, डायग्राम बना के आप उसको पूरा समझते हो कि क्यों ऐसा हुआ, इतना इंटरेस्ट कैसे निकला, क्या हुआ। आप उसी तरीके से पढ़ें, लॉजिक वे में पढ़ें, तो आपको कभी भी ये चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्यूचर में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर करोगे, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, या फिर आप रेलवेज ले लो, बैंकिंग ले लो, आप सीए फाउंडेशन ले लो, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं बता सकता हूं आपको इतना ज़रूरत पड़ेगा बच्चों। फाइनेंस की दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड वर्ड का बहुत वैल्यू होता है। इसको हम लोग एट्थ वंडर भी बोलते हैं। अगर आप फाइनेंस के वर्ल्ड में आओगे तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो बहुत खतरनाक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी वाले चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। क्लास 12th में आपके पास जो एक टॉपिक आएगा, वापस से आप पढ़ोगे परपेचुइटी, सिंकिंग बॉन्ड, सिंकिंग फंड, बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे होता है, वहां भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। तो एन्युटी और ये कंपाउंड इंटरेस्ट को कोशिश करो, समझो, बहुत अच्छे से सीखो, आपको बहुत आगे इसका यूज मिलने वाला है। चलो, तो दिस बीइंग सेड, हम लोग ने सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवर किया था। क्या ओवर किया था बच्चों? वी हैड कंप्लीटेड 14.1 बेसिक्स। आज हम लोग सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, समझेंगे कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉपर्टीज होता है, और जो फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो फॉर्मूला कैसे काम करता है, हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले कि अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो इसके पहले आपने देखा था ना कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि पहला साल में इतना, ऐसे ऐसे करके टाइमलाइन बनाते थे। सपोज 1 2 3, ये था ईयर 1, ये था हमारा ईयर 2, ये था हमारा ईयर 3। किसी ने अगर कुछ अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, फिर इसको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था, फिर यहाँ पर ये प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ जाता था। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मेरा अमाउंट कुछ, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ इस तरीके का होता था। फिर इस पे आपको जाके फिर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था, फिर ये जुड़ जाता था इसके वाले से, ऐसा करते करते यहाँ भी मिलता था। तो फाइनली हम लोग जो अमाउंट यहाँ पे निकालते थे, इन सब को जोड़ के इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के, इसके पहले वाले 14.1 में जो हमने सीखा था, यहाँ पर जो अमाउंट आपका निकलता है वो अमाउंट का फॉर्मूला बच्चों, इतना आपको लंबा कैलकुलेशन हमेशा नहीं दिखाना है। ये जो आप यहाँ पर ये टाइमलाइन मेथड देख रहे हो, ये टाइमलाइन, इस डायग्राम को हमेशा नहीं बताना, आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अमाउंट का फॉर्मूला बच्चों अपने को दिया हुआ है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई। अब ये प्रिंसिपल कौन सा अमाउंट है? जो आपने इनिशियली एकदम इन्वेस्ट किया था, जो सबसे पहले आपने इन्वेस्ट किया था, यही प्रिंसिपल वहां पे पी प्रिंसिपल हम बोलेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर एन। अभी यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इसको n को कभी भी आप नंबर ऑफ ईयर्स मत बोलना, या फिर ये जो r है, r को आपके क्वेश्चन में जब भी आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम दिया रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो n है और यहाँ पे जो r है, इसका वैल्यू चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका वैल्यू चेंज होता है। क्या चीज़ पे चेंज होता है? डिपेंडिंग कि आपको कंपाउंडिंग का फायदा कितनी बार मिल रहा है एक साल के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कब मिलेगा? एक साल में एक बार। तो उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग का फायदा आपको एक साल में एक बार मिला। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीना में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, मतलब पहला 6 महीना में इंटरेस्ट मिला, फिर वो उसमें ऐड होगा, फिर 6 महीना आपको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट एक साल में 2 बार मिला। तो ये जो आर है, ये एन है ना, ये चेंज होते रहता है बच्चों, ये चेंज होते रहेगा, और इसको हम लोग सीखेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये चेंज होता है तो उसका इफेक्ट कैसे आता है। सबसे पहले कि हमारे पास ये जो फाइनल अमाउंट निकलता था, उसके पास हमारे लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करते थे? इस अमाउंट में से आप माइनस करते थे प्रिंसिपल।
इस अमाउंट में से जो आंसर निकला है, इस अमाउंट से अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दोगे, तो अगर मैं बोलूँ कि अमाउंट निकला ये, इसमें से माइनस कर देते थे प्रिंसिपल, तो अपने को किसका वैल्यू मिलता था? अपने को वैल्यू मिलता था इंटरेस्ट का। तो 14.1 में हमने पूरा बेसिक समझा था, पूरा सीखा था, कैलकुलेशन एक्चुअल में करके निकाला है। तो वो कैलकुलेशन अब आपको यूज करेगा फॉर्मूला को डिराइव करने में भी। तो अमाउंट में से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल, तो अमाउंट का वैल्यू कितना आया है? देखो यही है अमाउंट, ये जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बताना चाह रहे हैं, यही फॉर्मूला है। अमाउंट का वैल्यू यहाँ पर है, इसमें से माइनस करोगे आप प्रिंसिपल, तो पी दोनों में कॉमन ले लो, पी दोनों में कॉमन ले लोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वो शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों ये है। तो लास्ट क्लास में जो आपने 14.1 में सीखा था, वहां पर पूरा डिटेल समझा था कि हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं पूरे डायग्राम के हिसाब से। यहां पर आपको अमाउंट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आप यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज, ये वाले एक्सरसाइज ऑनवर्ड से। अच्छा, इसी फॉर्मूला को आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज 14.1 में भी यूज कर सकते हो। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे थोड़ी पूछेगा वो कि वो 14.1 का है कि 14.2 का है। आपको फॉर्मूला लगता है कि तुम लगा सकते हो, बिंदास लगाओ, 14.1 के क्वेश्चंस भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके सर, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब चलो इसमें कुछ कुछ समझते हैं। यहाँ पर ये जो आर है, एन है, ये कैसे कैसे चेंज होता है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम लोग, ये जो अमाउंट है, अब ए का मतलब होता है अमाउंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एट बिगिनिंग, जो आपने स्टार्टिंग में जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, ये होता है अमाउंट एट द एंड। ए का मतलब होता है अमाउंट एट द एंड जो आपको मिलेगा। यहाँ पर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चेंज होगा। और एन का मतलब होता है टेन्योर, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड, टेन्योर बोलो या पीरियड बोल लो, इसको बोल दो पीरियड, कितने कितने पीरियड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो अगर क्वेश्चन में हम लोग दो तीन केस लेते हैं, बेसिकली तीन केस जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन में आता है, चौथा भी आता है मंथली वाला, लेकिन वो आप रेयर देखोगे। तीन केसेस को ध्यान से समझो। अगर अपने को यहाँ पर कोई छेड़छाड़ कभी मत करना, अगर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी भी छेड़छाड़ अमाउंट में नहीं होता, कभी भी छेड़छाड़ आपके प्रिंसिपल में नहीं होता। जहां पे छेड़छाड़ होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों? आर पे होता है और एन पे होता है। कैसे? अगर आपको दिया गया है 10% पर एनम का इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, ठीक है, फर्स्ट केस, तो सपोज करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू, आर नहीं है, इसको आर नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा आपको 10% पर एनम के हिसाब से। कंपाउंडिंग कब हो रहा है? एनुअली। एनुअली का मतलब आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलेगा वो साल में कितनी बार मिलेगा? तो एनुअली लिखा है मतलब एक बार मिलेगा, ठीक है, सिर्फ एक बार मिलेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा 10% और एन, ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया है फॉर 2 years, ठीक है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है? आपने इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए। तो अभी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% का 10%, लेकिन यहां पर एन का वैल्यू क्या होगा? तो आप एन का वैल्यू सिंपल लिखेंगे 2। पता है ये एन का वैल्यू जो आपने 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का फायदा आपको कितनी बार मिलेगा। अब इसी को हम लोग नंबर लाइन में बना देते हैं। देखो 14.1 2 साल के लिए किया है, ईयर 1 ईयर 2, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू मिला, ठीक है, यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा वाला, ये और प्रिंसिपल दोनों को ऐड करोगे, फिर एक यहाँ पे अमाउंट क्रिएट होगा। इस अमाउंट पे इस बार फिर आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसको A1 बोल देते हैं। अमाउंट A1 ये वाला प्लस ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ोगे तो फाइनल अपने को मिलेगा अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में चाहिए। तो कितनी बार फायदा मिला आपको क्वेश्चन में? 2 साल में। तो आपको 2 साल में 2 बार फायदा मिला, तो टेन्योर कितना हो गया? टेन्योर हो गया 2। नंबर ऑफ टेन, एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टेन्योर। कितनी बार फायदा मिला? 2 बार, खत्म। यहाँ पर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको बोल दिया है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, और पैसे कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है? द मनी इज इन्वेस्टेड फॉर सपोज 2 years, ठीक है। अगर अपने को ऐसा दे दिया है, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो इसका भी नंबर लाइन बना के मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर लाइन से सीखोगे ज्यादा अच्छा समझोगे। 2 साल का बात है भाई, लेकिन
जो कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार आपको मिलेगा, जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा कि साल में दो बार मिलेगा? तो सबसे पहले ऊपर में देखो, ऊपर में बोला था कंपाउंडेड एनुअली, मतलब जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो साल में सिर्फ एक बार मिलेगा। यहां पे बोल रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो मतलब आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा साल में एक बार मिलेगा कि दो बार मिलेगा? तो आपको दो बार मिलेगा। तो अब कितना टेन्योर हो गया बच्चों? तो टेन्योर हो गया 4। पहला 6 महीना, 6 6 महीना पे मिलेगा, फिर दूसरा 6 महीना, फिर तीसरा 6 महीना, और फिर लास्ट का 6 महीना। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार कितनी बार मिलेगा? 4 बार। एक साल में कितनी बार मिल रहा है? एक साल में 2 बार। ये ले लो। ये यहां से यहां हो गया ईयर 1। तो ईयर 1 में आपको 2 बार बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडिंग का। यहां पर है ईयर 2, ईयर 2 में आपको 2 बार बेनिफिट मिलने वाला, किसका? कंपाउंडिंग का। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ टेन्योर, कंपाउंडिंग कितनी बार बेनिफिट मिल रहा है, फायदा कितनी बार मिल रहा है आपको कंपाउंडिंग का? सिर्फ 2 बार मिल रहा है कि दो से ज्यादा मिल रहा है? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10%, 10% पर एनम, साल का 10%। तो पूरे साल का 10%, तो आधा महीना, आधा 6 महीना का कितना, मतलब पूरे साल का 10%, तो 6 महीना का कितना? 5%। यहां पर फिर इधर 5%। तो जब आप पूरे साल को निकालते हो तो इस 10% को, क्योंकि यहां पे 2 बार बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके लिए? आर का वैल्यू आ जाएगा 5%। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 10% तो पूरे साल का है। इंटरेस्ट रेट जब भी आपको बैंक देगी या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन देगी या जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो हमेशा साल का देती है, नॉमिनल रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको हमेशा साल का मिलेगा, लेकिन आप इसको डिवाइड करेंगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट कितने कितनी बार मिल रहा है उसके हिसाब से। तो आर का वैल्यू आ गया 5%। ये केस होता है बच्चों सेमी एनुअली का। अब आते हैं थर्ड केस, इसमें आप और ज्यादा समझ जाओगे। फिर से लिखा है 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। लास्ट केस समझ लीजिए, पूरा ही समझ जाइएगा फिर। अगेन फॉर, पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया आपने? आपने इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो आपने पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया? फिर से तो 2 साल के लिए। अब बताओ यहां पर जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा साल में कितनी बार मिलेगा? एक क्वार्टर कितने महीने का होता है बच्चों? तो एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो हर 3 महीना में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हर 3 3 महीना में आपको मिलने वाला है। चलो इसको डिजाइन करते हैं। चलो ईयर 1 ये ले लेते हैं, ईयर 1। यहाँ पे ईयर 1 है और ये है ईयर 2। अब क्या कंपाउंडिंग आपको एक साल में एक बार मिलेगा? नहीं, हर 3 महीने पे मिलने वाला है। तो कितना क्वार्टर होता है बच्चों साल में? तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। तो क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। पहला जो क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो कब से शुरू होता है? अप्रैल, मई और जून। तो ये पहला क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट मिला। दूसरा क्वार्टर कब होता है? जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यहाँ पर आपको दूसरा का मिला। तीसरा पे आते हैं सितंबर, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 3 महीना में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक साल में कितनी बार मिल गया? 4। तो टोटल 2 साल में, टोटल 2 साल में आपको कितनी बार कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा? आपको टोटल 8 बार मिलेगा। तो टेन्योर कितना हो गया? कंपाउंडिंग का बेनिफिट कितने टेन्योर के लिए मिलेगा आपको बच्चों? तो आपको 8 बार मिलने वाला है। तो एन का वैल्यू आ गया 8। अब आते हैं आर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10% पर एनम, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10% पर एनम, ये इसको बोलते हैं नॉमिनल रेट। लेकिन क्या आपको 10% साल का दिया हुआ है? तो 10% एक साल में एक बार मिल रहा है कि हर 3 3 महीना में मिल रहा है? 3 3 महीना मिल रहा है। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, एक साल को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो दिस विल बी 2.5% पर क्वार्टर। तो यहां पर आर का वैल्यू आ जाएगा 2.5। अब इस तरीके से अगर आप इस चीज में एकदम क्लियरली समझ पा रहे हो कि हम लोग कैसे इसको चेंजेस कर रहे हैं, आपको आर और एन का वैल्यू में ध्यान रखना है। जो मैंने यहां पे बोला था, जब आप इस फॉर्मूला को देखोगे बच्चों, इस फॉर्मूला में कभी भी, इस फॉर्मूला में कभी भी आपको ए में दिक्कत नहीं होता है, पी में दिक्कत नहीं होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है आर और एन आपको कैसे लेना है। कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, और एक क्वेश्चन होता है कंपाउंडेड मंथली भी होता है, कंपाउंडेड बाई मंथली भी होता है। वो सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको समझेंगे। तो ये पहला पड़ाव था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो आपको एकदम क्लियरली समझ जाना है। ठीक है, ओके चलिए।
तो ये है सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मूला वाला शॉर्टकट फॉर्मूला। अब इसके बाद आते हैं इसका सारा बच्चा वाला पॉइंट है कैसे। अभी देखो एक क्वेश्चन हमने 14.1 में किया था बच्चों, उसमें क्या लिखा था, उसमें ऐसा करके लिख दिया था कि ईयर 1 में 10% था, ईयर 2 में इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% था और थर्ड ईयर में 14% था। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने 14.1 में सॉल्व किया। तो कैसे किया था, सबसे पहले पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ठीक है, वो कितने रेट पे निकलेगा, 10% पे। दूसरे साल का निकाला आपने, वो कितने रेट पे निकलेगा, 10% पे। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, वो किस पे निकलेगा, 14% पे। तो थोड़ा रेट अलग अलग है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको अलग अलग सालों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रहा है बैंक, पहला साल में बोला R1%, दूसरे साल में बोला R2%, R3%, अगर ये अमाउंट चेंज होते रहता है तो शॉर्टकट फॉर्मूला कैसा बन जाएगा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये तब लागू होता है जब आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आर का वैल्यू फिक्स है पूरा का पूरा टेन्योर में। जब यहाँ पे आर का वैल्यू फिक्स है पूरा का पूरा टेन्योर में, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो। अगर फिक्स नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर फिक्स नहीं है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू दिस। और पता है ये है क्या, ये जीपी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर आपने जीपी पढ़ा है, तो मैंने जीपी जब पढ़ाया होगा, आपने जीपी के जाके क्वेश्चंस में देखना, एक्सरसाइज 6.5 के जो एंडिंग के क्वेश्चंस हैं, लास्ट के वो जो 22, 23, 24, वो जो क्वेश्चंस है ना, 25, वो सारे क्वेश्चंस ना इसी पर है, इसी टाइप के। तो बस यही फर्क है, ये हमने 14.1 में देखा था। रेट अगर चेंज है तो फॉर्मूला आप ऐसे लगाना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहां पे बोल रहा है पहला साल के लिए जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। अच्छा, जो अभी हम लोग इसको टेन्योर ऑफ पीरियड बोल रहे थे ना, पीरियड को यहाँ पर एक नया अच्छे नाम से बुलाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। नाम याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन पीरियड दे भी सकता है, नहीं भी, आप इसको समझ के रखना। तो सबसे पहले साल के लिए बाबू देखो, ये तो कॉमन सेंस है। सपोज करो 2 साल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ईयर 1 और यहाँ पे ईयर 2। सपोज करो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कितने रेट पे, 10% पर एनम पे। अभी अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, पहला साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 10,000 इंटू 10%। पहले साल का निकाल रहे हो तो एक साल का, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया, 10,000 रुपया, ठीक है। ये तो सिंपल है, अगर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। मैं बोलता हूँ निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल में एक बार आपको बेनिफिट मिलने वाला है किसका, कंपाउंडिंग का। निकालो, तो 10,000 रुपया है। पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर का वैल्यू हो गया 10%, पीरियड कितना, कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है, मतलब साल में एक ही बार कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, तो इसको 1 कर दो, तो इसका भी आंसर आएगा 10,000। अब आप चेकआउट कीजिए, क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस दोनों केस में क्या इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगा। ये कॉमन सेंस है, इसको याद भी रखना, समझ के भी रखना, और इसको ऐसे इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी आप ज़्यादा अच्छा क्लियरली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कन्वर्जन पीरियड के लिए हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, बशर्ते बशर्ते कंडीशन क्या है कि जो सम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसा यहाँ 10% यहाँ भी था, यहाँ भी था, 10,000 यहाँ भी था, यहाँ भी था, अगर ये होगा तो हमेशा ऐसा फॉलो करेंगे, ठीक, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 3 जो आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाला, बहुत सारे लोग इस चीज को ना गलत समझते हैं, जो आप यहाँ पे भी सीखोगे, बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ते हैं। क्यों गलत पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फॉर द सेकंड पीरियड इज ऑलवेज मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। यानी कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस कैसे मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज करो 2 साल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ईयर 1 है ये, दिस इज ईयर 2, आपने कितना रुपये इन्वेस्ट किया, सपोज करो 10,000, 10% के हिसाब से इन्वेस्ट हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है, तो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दे दिया आपको, ठीक। अभी इसको ध्यान से देखो, 10,000 को पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, 10,000 का 10%, दैट इज 1,000 रुपीज़। अभी यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं, तो 10,000 में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 1,000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 11,000 रुपया। अब आपको जो अगले साल के लिए, ये आपका अमाउंट हो गया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अब अगले साल मिलेगा इस पर फिर से 10%, तो अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,100 रुपया, ठीक है।
अभी टोटल हमारे पास क्या हो गया, 11,000 प्लस 1100, 12,100 रुपया। ये आया हमारा फाइनल अमाउंट। ये हमने 14.1 एक्सरसाइज में सीखा था। बताओ मेरे को 1,000 रुपया ज़्यादा कि 1,100 रुपया ज़्यादा? तो आप बोलेंगे डेफिनेटली सर ये तो ज़्यादा है। तो 1100 इज़ मोर देन 1000, ये बोलोगे ना, 1100 इज़ मोर देन 1000। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पीरियड इज ग्रेटर देन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड। बच्चों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहला साल का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने रुपए पे मिला था? वो मिला था 1,000 रुपए पे। लेकिन जो आपको दूसरे साल का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने रुपए पे मिल रहा है? क्या आपको 10,000 रुपए पे मिल रहा है? नहीं, आपको मिल रहा है 11,000 रुपए। तो 10,000 का 10% इतना आएगा, 11,000 का 10% निकालोगे इतना आएगा। तो ऑब्वियसली हमेशा कॉन्जिक्यूटिव पीरियड में अगर आगे बढ़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। यही तो फायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यही फायदा होता है कंपाउंडिंग का। ठीक है, तो पहला लाइन ओके है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर देखो सेकेंड लाइन पे, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पीरियड माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। तो चलो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड का बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पीरियड CI2, ये आ गया 1,100 रुपया। माइनस कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड CI1, इसको माइनस कर दोगे 1,000 रुपया। तो आंसर कितना आया बच्चों? आंसर आ रहा है 100। अभी देखो क्या लिखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड कन्वर्जन पीरियड माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। अभी बताओ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का अमाउंट क्या है बच्चों? फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का अमाउंट है कितना हमारे पास? 1,000 रुपया। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। किस पे निकाल रहा है? इंटरेस्ट पे निकालना है बच्चों। किस पे निकालना है अपने को? इंटरेस्ट पे निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का 1,000 रुपया, इस पे निकालो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट वही रहेगा 10% के हिसाब से 1 साल का। तो इसका आंसर निकालेंगे बच्चों, ये आंसर क्या आएगा? 100। क्या ये 100 इसके बराबर है? क्या यहाँ पे जो आपने 100 निकाला है क्या ये इसके ऊपर वाले के बराबर है? इन दोनों का डिफरेंस। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, आधे से ज़्यादा लोग, बहुत सारे केसेस मैंने देखा है, इसको गलत समझ लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये कहता है कि सेकेंड पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, फर्स्ट पीरियड का माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आपको क्या बताता है? ये बताता है कि पहले साल का इंटरेस्ट में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट दोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? तो उसका वैल्यू वही आएगा जो इन दोनों के डिफरेंस का आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको एकदम भी कुछ भी हो जाए इसको गलत मत समझ लेना। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी आगे आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, 5 या 6 ही तक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तो वही चीज़ दिया हुआ है यार। अच्छा नहीं, डिफरेंट है। व्हेन द टोटल टाइम, तो जो क्वेश्चन में टोटल टाइम, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जब आपको टोटल टाइम दिया हुआ होगा, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट नंबर। जब टाइम आपको दिया, जैसा अभी हम लोग क्वेश्चन में कर रहे थे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे, कभी ऐसे अच्छा ऐसा भी आ गया कि 2.5 साल 1.5 साल, तो भी आप उसको निकाल ले तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सपोज करो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको पैसा इन्वेस्ट किया गया है 2 साल 5 महीना के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी आपको। ठीक है, तो इस केस में आप फॉर्मूला में क्या चेंजेस लाएंगे वही आपको बताना है। इंटरेस्ट R% कंपाउंडेड एनुअली वाला क्वेश्चन है। तो आप पहला, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2 साल, तो इसका डायग्राम बना लो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईयर 1, यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2, ईयर 3 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते क्योंकि 5 ही महीना बाद वो खत्म हो जाएगा। FD के केस में ऐसा दिखता है बच्चों, तो आपको फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट में से होते हैं कभी कभी। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर कैसे निकालना है? प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ यहाँ पर, पहला साल और दूसरा साल के एंड में जो अमाउंट होगा पहले उसको निकाल लो। क्यों? क्योंकि तीसरा साल तो पूरा जाएगा नहीं, तीसरा तो 5 ही महीना में खत्म हो जाने वाला है। तो पहला साल और दूसरा साल का आप निकाल लीजिए। आप 14.1 वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है तो पहले फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट का आंसर क्या आएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + R बाई 100 डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 ले रहे हैं? क्योंकि हमें 2 साल का चाहिए। तो R का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ का अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपने अभी सिर्फ यहाँ पे ये निकाला है, तीसरा साल निकाला नहीं है अभी। अभी तीसरा साल कैसे निकालोगे बाबू? इसी अमाउंट पे
ये वाले अमाउंट पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन क्या पूरे साल का मिलेगा? नहीं। कितने बार का मिलेगा? 5 महीना का मिलेगा बाबू। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे। अमाउंट का वैल्यू कैसे आएगा? तो पहला 2 साल का तो आपको ये मिल गया, पहला 2 साल का ये मिल गया। अब इस पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट, और उस पे आप ऐड करेंगे अमाउंट। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना है क्वेश्चन में, R% है। तो आप इसको 5/12 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 100। ये आंसर निकाल देना। चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे मैं आप इसको डिटेल में निकाल के दिखाता हूँ कि ये इंटरेस्ट आया कैसे होगा। 1/100 ये ऐसे। अब देखो इसको ध्यान से समझने के लिए, अभी ना मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, लास्ट वाले टाइम का हमें जो निकालना है, अभी यहाँ का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? अमाउंट कितना है? तो बोलेंगे बच्चों अमाउंट तो ये है पूरा, इस अमाउंट को ले लेते हैं। चलो मैं इसको ये से लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बाबू? 10% का है। तो 10% कितने महीना के लिए? पूरे 1 साल का मिला क्या? नहीं। कितने के लिए मिला? 5/12। अब क्या इसी सेम चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 5/12, 10 × 5/12 डिवाइडेड बाई 100। क्या उसी सेम चीज़ को हम लोग इस तरीके से नीचे वाले वे में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप उसको बस लिखने का तरीका, वो प्रेजेंटेशन का, आप उसको चेंज कीजिएगा तो आपको आंसर जो मिलेगा ना बच्चों, वो इस तरीके का आंसर मिलेगा। हमने एग्जाम्पल में आर को एज्यूम कर लिया था 10%, यहाँ पे आर दिया हुआ है, बाकी कोई बात है नहीं। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगाइएगा और आपको बिंदास आंसर मिल जाएगा। दिस इज आर पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को जितना टाइम दोगे इनको समझने में, बात ध्यान से समझो, क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट लोगों को, बच्चों को टफ लगता है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट में टाइम नहीं देकर डायरेक्टली घुस जाओगे क्वेश्चन में, रटते रह जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखना इसमें 35-36 क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, और आपके एग्जाम्पल में भी 20-22 इलस्ट्रेशंस हैं। तो आप इतना क्वेश्चन बनाओगे तो टफ हो जाता है। तो इसलिए ये वाले पार्ट को अच्छा से समझना अपने को। ठीक है, ठीक है, चलो। तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। ये वाला तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अच्छा नहीं, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में आप ये वाला चीज़ बहुत बार पढ़ोगे। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, बेसिक्स को समझने में ही निकल जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, किसका किसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप समझोगे नॉमिनल रेट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप इन तीनों चीज को अच्छे से समझोगे, तीनों को ध्यान से समझना। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, रियल लाइफ में फाइनेंस की दुनिया में आप इसको बहुत दफा यूज करने वाले हो। तो ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले देखो क्या लिख रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने ना आपको एक चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो एक आदमी है, एक आदमी है, वो ना इन्वेस्ट किया है पैसा, कितना रुपया? 10,000 रुपया। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पर 4% इंटरेस्ट उसको कैसे कितना कितना क्वार्टरली, कैसा कंपाउंडिंग का बेनिफिट कितनी बार मिलेगा? क्वार्टरली, हर 3 महीना में। तो चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर वैल्यू आप निकालेंगे, अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? अमाउंट का वैल्यू होगा प्रिंसिपल R/100, यहाँ पे आ जाएगा N। चलो बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया उसने? 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। अभी यहाँ पर आते हैं आगे, 1 प्लस आर का वैल्यू क्या लेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 4%। अभी देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 4% लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है 4% पर एनम, तो भी आप अज्यूम क्या करते हैं कि वो 4% पर एनम ही है। तो यहाँ पर ना सिर्फ लिख दिया है 4%। इसको मैं डिटेल में आगे बोलूँ तो दिस इज 4% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इंटरेस्ट हमेशा एनुअली लिखा रहता है। तो यहाँ पर हो गया बेटा 4% 1 साल का, लेकिन कंपाउंडिंग का फायदा कितनी बार मिलने वाला है? 1 साल में 4 बार। तो जो यहाँ पे आर का वैल्यू आया है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। तो आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा? आर का वैल्यू मिलेगा 4% साल भर का डिवाइडेड बाई 4। 4 क्यों? क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, 4 बार बेनिफिट मिलने वाला है आपको कंपाउंडिंग का। तो आर का वैल्यू आ जाएगा गाइस 1%। तो यहाँ पर आप आर की जगह पे लिखेंगे 1/100। अब आते हैं पीरियड, कन्वर्जन पीरियड। तो 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा आपको? 4 बार। तो एन का वैल्यू क्या हो गया? एन का वैल्यू हो गया 4। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं जो हमने बेसिक समझा था उसमें आप ये समझ गए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसका जो कैलकुलेशन निकलेगा ना, दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप ऐड कर देंगे, दिस इज 1.01
टू द पावर 4। 100 ये हो जाएगा 100 प्लस 1 101। 101 मतलब 101 डिवाइडेड बाई 100, तो उसको शॉर्ट में अपन ऐसे लिख दे रहे हैं, दिस इज 1.01 टू द पावर 4। इतना आपको वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? दिस इज इक्वल्स टू अमाउंट। तो आंसर क्या आएगा? देखो आंसर आ रहा है ये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10,406 रुपया। ये आपको मिलेगा कितने साल, कितने टाइम के बाद में? 1 साल के बाद मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्वार्टरली मिल रहा हो, मतलब 1 साल में 4 बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। अभी यहां पर देखो, ये जो 4% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में कहा गया, देखो ये 4% दिया हुआ था। इस 4% को, ये इंटरेस्ट रेट जो आपको दिया हुआ है 4% पर एनम, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो क्वेश्चन में दिया रहता है, अक्सर आपको मैं स्टार्टिंग में बोल भी रहा था कि उसको हम लोग नॉमिनल इंटरेस्ट बोलते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जो ऐसे दिया हुआ है 4% पर आना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप एक्चुअल में निकालेंगे बच्चों कि आपको कितना का फायदा हुआ, 1 साल बाद आपको 406 रुपया मिला है एक्स्ट्रा। कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला इंटरेस्ट के फॉर्म में? तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो 10,406 माइनस इनिशियली इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपया, तो आपको इंटरेस्ट में कितना मिला? 406 रुपया। अगर आप 406 रुपया को इंटरेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 4.06%। अगर आप इस 406 रुपया को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो ये आपको आंसर देगा 4.06%। इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों में फर्क है। क्वेश्चन में जो ऐसे दिया रहता है वो जनरली आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है, लेकिन जब आप उसका फायदा निकालोगे एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आंसर कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। एक्चुअल इंटरेस्ट जो आया है उसको कंपेयर करना हमेशा, तो आपको फायदा मिल जाएगा। अच्छा सर, ये 4.06% आपने निकाला कैसे? तो बहुत सिंपल है बाबू, 406। अच्छा, इसको तो बाद में देखेंगे, अभी अभी देखो पहले यहाँ पे ये बात मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब इसको बोलते कैसे? दिस इज कॉल्ड 4.06% कंपाउंडेड एनुअली। दिस इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा 4%, तो वो है नॉमिनल, लेकिन उसका एक्चुअल कैलकुलेशन जब आप निकालेंगे इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस चीज़ को आपको समझना है। क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे और बेहतर समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पागल ना हो। पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो सब हेडेक तूफानी सा लगता है, करते करते प्रैक्टिस होते होते फिर वो आपको आसान लगता है। तो अभी ज़्यादा घबराना मत, बस पढ़ते जाओ इसको। ओके, चलिए, दिस इज कॉल्ड दिस। आ जाइए। उसके बाद हाँ, एक और चीज़, चलो ये ना, ये दिया हुआ है, इफ द नॉमिनल रेट इज R% कंपाउंडेड P टाइम्स इन अ ईयर, देन इफेक्टिव रेट इज दिस। इफेक्टिव रेट निकालने का ये फॉर्मूला दिया बच्चों। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब इसको समझाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ लिया है, तो तुम्हारा कहीं बाउंस ना कर जाए। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, ओके सर, ये फॉर्मूला है बेसिकली। आप इसका, अच्छा ये तुम जानते हो ऑलरेडी, मैंने आपको पढ़ा दिया, ऑलरेडी पढ़ा दिया, बट फिर भी रिलेट कराऊंगा मैं जब क्वेश्चन आएगा इसका। ओके सर, तो दिस बीइंग सेड, हमारे पास ये यहां पर कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल। अभी जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना बच्चों, क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक, हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है नेशनल इनकम का। कौन सा चैप्टर आता है? नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम में ना हम लोग एक पढ़ते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग? हम लोग पढ़ते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। देखो, रियल का मतलब क्या होता है? जो एक होता है रियल का कॉन्सेप्ट और एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल के कॉन्सेप्ट में इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसलिए ये बेकार होता है। ठीक है, इसको रियल फाइनेंस की दुनिया में इसको ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हैं रियल वाले केस में। रियल जीडीपी, रियल इंटरेस्ट, ये सारे वर्ड आपसे आपको समझ में आएगा, सब आप रिलेट कर पाओगे फाइनेंस में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो रियल वाले केस में आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हो, नॉमिनल वाले केस में आप इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हो। चाहे ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चाहे आप ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, आपको सबका मीनिंग इसका सेम मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ रियल इंटरेस्ट, तो रियल इंटरेस्ट में पता है क्या होता है?
आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेशन रेट का। सपोज करो बैंक आपको आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, सपोज करो 10%। सपोज आपने कहीं बैंक से लोन लिया है और बैंक आपसे 10% चार्ज कर रही है, लेकिन आपको पता है कि साल में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई महंगाई जो है वो 3% से बढ़ता है। तो एक्चुअल जो रियल इंटरेस्ट रेट है, एक्चुअल रियल इंटरेस्ट रेट जो आपके लिए होगा वो होगा 10% जो बैंक आपसे ले रहा है माइनस इन्फ्लेशन। तो यहां पर लिखेंगे 10% को आप बोल दो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, माइनस करो इसमें इन्फ्लेशन, माइनस कर दो इसमें इन्फ्लेशन का रेट। तो जो आपके पास आंसर आएगा ना 7%, ये 7% कहलाता है क्या, रियल इंटरेस्ट रेट। ये क्या कहलाता है, ये 7% कहलाता है रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये है रियल। अब नॉमिनल क्या, क्वेश्चन में आपसे बैंक ने कितना चार्ज किया, आपसे बैंक ने चार्ज किया 10%। इसी को डायरेक्टली बोल देते हैं, इसको कौन सा इंटरेस्ट रेट बोलोगे, इसको बोलोगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। बस यही फर्क है। नॉमिनल में आपको कुछ माइनस प्लस नहीं करना है। रियल इंटरेस्ट रेट निकालने बोले क्वेश्चन में तो हमेशा जो इन्फ्लेशन महंगाई चल रहा है जो इकोनॉमी में, उस महंगाई को इन्फ्लेशन को आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा। यही सेम केस आपको जीडीपी में पढ़ना, यही सेम केस आप नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे जब हम लोग पढ़ेंगे अगली साल में नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। चलो इसको यहाँ पे बस ध्यान रखना, यही इतना सारा डिटेल आपको दिया हुआ है, इतना सारा डिटेल है, इसको इग्नोर करो। आप इस बात को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा ना शार्क टैंक, शार्क टैंक देखा है, तो शार्क टैंक में देखा होगा कि वो लोग ना वैल्यूएशन लगाते हैं अपना, कि हम लोग कंपनी को वैल्यू लगा रहे हैं कि मेरी कंपनी का वैल्यू है 100 करोड़, आप मुझे 1% दीजिए तो मैं आपसे 1 करोड़ रुपया लूंगा आपसे और आपको 1% शेयर दे दूंगा अपनी कंपनी का। ये वैल्यूएशन जनरली वो लोग कैसे लगाते हैं, अपने टर्नओवर का 5 गुना कर देते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, कि टर्नओवर का कितना गुना कंपनी का वैल्यूएशन होगा, जनरली 5 गुना लोग लेके चलते हैं। तो ये एक तुक्का वाला मेथड है। दूसरा मेथड होता है पूरा डिटेल में बनाना, पूरा डिटेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डीसीएफ बोलते हैं। जो आप सीए में अगर आप सीए में जाओगे या फाइनेंस में आप सीएफए करोगे या कोई भी फाइनेंशियल आप मॉडलिंग का क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जहां पर आपको वैल्यूएशन निकालना सीखना पड़ता है, आप वैल्यूएशन का काम करते हो, बहुत बड़ा अच्छे लेवल का काम होता है ये, तो वहां पर आप ना ये मेथड यूज करते हो। क्या होता है, सपोज करो अभी आपके पास ना एक बिजनेस है, अभी आप इस बिजनेस में ना अपनी बिजनेस का वैल्यू लगा रहे हो। आप बोलोगे कि सपोज हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस में, सपोज करो 1 करोड़ रुपया। ठीक है, ये स्टार्टिंग कर दिया, अभी इस टाइम पे किया है तो इसको ईयर जीरो बोलते हैं। सपोज आज के दिन किया है तो आज के दिन को हम लोग बोल देते हैं ईयर जीरो, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको वाई जीरो। 1 साल बाद मेरे को इस बिजनेस से सपोज करो फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपया आएगा, फिर उसके 1 साल और बाद मतलब सेकेंड ईयर में, ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर, दूसरे साल के एंड में मेरे को 20 लाख आएगा, और तीसरे साल के एंड में सपोज करो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये सब प्रोजेक्शन होता है बाबू, रियल में कुछ नहीं होता। ठीक है, सब हवा में प्रोजेक्शन, हवा नहीं, कुछ कुछ बेस भी होता है, हाउ विल डू, कैसे काम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी करेंगे उसके बेसिस पे 1 साल बाद मेरे को 10 लाख आएगा, मेरे को यहाँ पे 20 लाख आएगा, यहाँ पे मेरे को 30 लाख आएगा। अब ना ये 30 लाख 20 लाख ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, ये बिजनेस करना, इसमें 1 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट करना ये सही है कि नहीं, इसका हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, यहां पर इस 30 लाख को हम लोग पुल करते हैं आज के दिन में, ध्यान से समझो। ये जो 30 लाख रुपए अपने को 3 साल बाद आएगा, उस 30 लाख का जो 3 साल बाद आएगा उसका आज के दिन में वैल्यू क्या है। ठीक है, ये जो 20 लाख 2 साल बाद आएगा उसका आज के दिन में वैल्यू क्या है, ये 10 लाख जो 1 साल बाद आएगा उसका आज के दिन में वैल्यू क्या है। ये वैल्यूज हम लोग पुल करते हैं, आज के दिन में वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, देखो ये जो 10 लाख आ रहा है, इस 10 लाख को सपोज करो मार्केट में ना हम लोग एक रहते हैं इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो सपोज करो इंटरेस्ट रेट आपको 10% का ले लेते हैं, 10% आपको मिलना चाहिए। यहां पर इस 10 लाख को आप डिवाइड करोगे 1.1 से, ये 1.1 आया कहां से, देखो ध्यान से, 1 + 10% आपने इमेजिन किया था, डिस्काउंट रेट बोलते हैं। क्या होता है डिस्काउंट रेट बाद में समझना, अभी तुम्हारे लिए वैल्यू अब वैलिड नहीं है। इसको आप जब निकालोगे ना 10% जो मैंने डिस्काउंटिंग रेट बोला, इसका आंसर निकलेगा 110 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 1.1। तो ये जो 1.1 आप देख रहे हैं ना, ये 1.1 वहीं से निकल कर आया। तो इसको आप यहाँ पे 10 डिवाइड बाई दिस किए, 20 लाख 2 साल बाद आने वाला है, आज का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 20 को डिवाइड करोगे 1.1 इसका पावर 2। ठीक, अब ये जो 30 लाख है जो आपको 3 साल बाद आने वाला है, तो आप इसको 30 लाख को डिवाइड करोगे 1.1
इसका पावर 3, ठीक है। तो जितना साल बढ़ते जाता है वहां पे इतना पावर बढ़ते जाएगा। अब इस सब का वैल्यू आप पुल करके निकालोगे, आज के दिन इसका वैल्यू लाओगे, जो भी रिटर्न आ रहा है माइनस करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब काम करते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड बड़े बड़े कंपनीज के प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। यही मेथड किसी भी फंडिंग करने के लिए वहां पे भी यूज किया जाता है, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक। अब ये जो आपने यहाँ पे किया 1+10/this, इसको 10 को अगर हटा के इसको आर बोल दें तो ये हो गया 1+r/100। अब देखो बेटा, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कभी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोले तो जो भी प्रिंसिपल है, सपोज करो ये वाला केस लेते हैं, 10/this, तो 10/1.1 किया था आपने। अगर आप ये 20 लाख वाला को ले लें तो 20/1.1 का पावर 2 किया था। अगर आप ये 30 को ले लें, 30/1.1 का पावर 3 किया था। इसी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे यहाँ 10 था वहाँ 20 था, उसको ले लो, डिवाइड कर दो 1+r/100। देखो यहाँ पे हमने 1+r/100 किया है। एन का मतलब क्या होगा, जितने भी साल का आपको दिया हुआ है उसके इतने साल का। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है भाई। फाइनेंस की दुनिया में इसका बहुत वैल्यू है। और हम लोग सीए फाइनल लेवल पे, हम लोग का एक पेपर होता है बच्चों, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर हम लोग उसका डिटेल पढ़ते हैं। सीए इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जाता है, वहां पे भी हम लोग उसका वैल्यूएशन निकालना समझते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। जो पैसा फ्यूचर में आएगा, सिंपल सा मतलब, जो पैसा आपको फ्यूचर में आएगा, जो आप इमेजिन प्रोजेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, उसका आज के दिन में वैल्यू निकालना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। आज के दिन वैल्यू निकालना ऑफ फ्यूचर, जो पैसा बाद में आएगा उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया। ये आपको दिया हुआ है एक और फॉर्मूला, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तैयार हैं क्या चीज़ करने के लिए, हम लोग जा सकते हैं एक्सरसाइज में। लेकिन उसके पहले एक और छोटा सा चीज़ है बच्चों। 14.2 डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको लोग कोशिश करते हैं रटने की। अगर आप इसको रट के पढ़ोगे, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे 100% आता है या नहीं आता है। इसलिए थोड़ा टाइम दो इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। बेसिक समझ जाओगे, क्वेश्चन तो उड़ा दोगे भाई, क्वेश्चन में कभी टेंशन नहीं होता। ओके, चलिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। क्या कॉन्सेप्ट है? इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, आप लोग कभी भी बैंक से अगर आप कोई लोन लेता है तो आप देखे होंगे कि किसी ने गाड़ी खरीदी। अभी तो देखो, दिवाली धनतेरस का मौका आ रहा है, जीएसटी रेट भी गिर गया। मतलब कुछ गाड़ियों में जो 28% पे था वो अब 18% पे आ गया। तो कुछ गाड़ियां बहुत सस्ती हो गई है। जो लग्जरी कार्स था वो थोड़ा और महंगा है, ठीक है, वो भी सस्ता ही हुआ है, बट नहीं समझेंगे हम लोग अभी, आप छोड़ो। तो सपोज करो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, तो गाड़ी का ईएमआई फिक्स होता है। सपोज 20,000 रुपया महीना गाड़ी का ईएमआई फिक्स हो गया। तो जो गाड़ी का ईएमआई फिक्स होता है ना, उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल लोन अमाउंट, सपोज आपने 20,000 रुपया का ईएमआई फिक्स कर लिया है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या चीज़ से करोगे? सपोज बैंक आपसे 15% चार्ज कर रहा है, तो 100+15, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे दूसरे साल का 100+15 का पावर 2, तीसरे साल का 100+15 का पावर 3। और जितने साल का भी ये लोन होता है बच्चों, सपोज करो 3 ही साल का लोन है, ठीक है। हालांकि ये नंबर ऑफ ईयर 5 साल भी जाता है। गाड़ियों का लोन तो 5 साल का होता है, 7 साल का होता है, कभी कभी 10 साल, 10 रेयर होता है। घर लोग खरीदते हैं तो घर का ईएमआई 20-20 साल तक जाता है, 25 साल तक जाता है, 30 साल तक भी चला जाता है। तो जितना भी साल होगा उतना, फिलहाल हम लोग 3 साल में रुक जाते हैं। गाड़ी हमने लिया, 3 साल में खत्म हो गया। आपसे पूछेगा ना लोन कितने का कराना है, तो लोन का वैल्यू इससे निकल जाता है। महीने का ईएमआई फिक्स करा दो, कितना का? 20,000 रुपया का। कितना इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा बैंक? 15। तो आर का मतलब वहां पे हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपसे बैंक चार्ज करने वाला है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टोटल लोन अमाउंट जो आपको बैंक से लेना है। जो आप बैंक से लोन लेना चाहते हो वो कितने अमाउंट का लोन होगा, वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पे। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरा बजट है कि मेरे सैलरी या मेरे कमाई के हिसाब से 20,000 रुपये अपन दे सकते हैं, तो 20,000 को डालो। उसके बाद बैंक आपको बताएगा कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाल दो। यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल आपको निकल जाएगा कि बैंक से आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है लोन का, ठीक है। यहाँ पे पी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? पी यहाँ पर ध्यान रखना, पी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसके पहले वाले फॉर्मूला में वो प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता था कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पर पी रिप्रेजेंट करेगा ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो अभी सपोज हमने यहाँ डिसाइड किया ना कि हम लोग 20,000 का ईएमआई पे करेंगे, वो उसको डिसाइड करता है, ठीक। बाकी सारा कुछ सिंपल है।
सारा कैलकुलेशन डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे जब क्वेश्चन आएगा लोन का, ये फॉर्मूला लगाना, बिंदास खत्म। अब देखो ज्ञान की बात समझो ध्यान से। अगर आपके क्वेश्चन में आपको जो इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है 14.2, उसमें गाइस 36 क्वेश्चन है। अगर आप बोलेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत तबाही लग रहा है अपन को, बहुत डेंजरस लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि पहले फोकस करो ये वाले जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है, ये अगर आपका सॉलिड है तो इसके बाद के जो चाहे 36 क्वेश्चन हो, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो, चाहे 150 क्वेश्चन हो, आप सब उसको सॉल्व कर दोगे। अगर ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट को इग्नोर करके चलोगे भाई, बैंड बच जाएगा, बिकॉज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत होता है। ठीक है, तो आपको जो मेजर मेहनत करना है इस चैप्टर में, जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं 14.2 या चैप्टर नंबर 14, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इसी एक्सरसाइज में आपको मेहनत है। एनुइटी और उसके बाद जो दो एक्सरसाइज और बचेगा वो बेटा आसान है, अगर ये समझ जाएगा अच्छे से वो सारा कुछ आसान लगेगा। तो बहुत मेहनत करो और इसको अच्छे से समझो, और अगली क्लास में हम लोग फिर इसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो ज़रूर से आप इसको कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय एवरीवन।